नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गेट 90 में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की मैथ का प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को देख लिया था, उसको मैंने पढ़ा दिया था और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बेसिक से इसको पूरा समझा दिया है, तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर केवल आंसर लिखा हूँ और आंसर मैंने इसलिए लिखा है ताकि लिखने में टाइम लगता है। अगर मैं वीडियो बनाते समय आपको लिख लिख के समझाऊंगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और चूंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से ही इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो आपको पता होगा कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, और विषम संख्या तो आपको पता ही होगा, तो यानी कि ऐसी विषम संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं हों। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है, विषम संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याएं भी हैं। अब हमें क्या करना है, 2 से भाज्य विषम संख्याएं बताना है। तो आपको पता होगा कि 2 से भाज्य तो केवल सम संख्याएं होती हैं, है ना, ये परिभाषा में ही होता है। तो विषम संख्याएं तो कभी 2 से भाज्य होंगी नहीं। तो ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं होगी जो कि 2 से भाज्य हो, मतलब कि इस समुच्चय में कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। तो ये क्या होगा, इसको हम फाई से दर्शाएंगे, चूंकि रिक्त समुच्चय को किससे दर्शाया जाता है, फाई से। ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरे में क्या कहा गया है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो आपको पता होगा कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 में केवल 2 और 1 का भाग जाएगा, 3 में केवल 3 और 1 का भाग जाएगा, 5 में केवल 5 और 1 का जाएगा, इसी प्रकार से 7 में केवल 7 और 1 का, इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये संख्याएं क्या हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है सम अभाज्य संख्याएं। तो सम संख्याएं इनमें से कौन सी दिख रही है, ये 2 है ना, ये क्या है, सम संख्या है। तो ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब आपको लग रहा होगा कि 2 कैसे अभाज्य संख्या हो गई। तो अगर आपको ना पता हो तो अब जान लीजिए कि 2 भी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि इसमें केवल 1 और स्वयं यानी 2 का ही भाग जाता है, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इस समुच्चय में एक अवयव क्या हो गया, 2 हो गया, उपस्थित है। तो यानी कि ये समुच्चय खाली नहीं है, इसका एक अवयव 2 है, तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है, x एक प्राकृत संख्या है और x छोटा है 5 से, साथ ही साथ x बड़ा भी है 7 से। तो देखिए x जब छोटा होगा 5 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, x अगर कोई संख्या है तो वो 5 से छोटी होगी, यानी कि 4, 3, 2, 1 ये 5 से छोटी होगी। और अगर x बड़ी है 7 से, तब क्या होगा, 7 से बड़ी संख्याएं 8, 9, 10, 11 ऐसे, है ना। अब इन दोनों में से आपको मैच करना है कि क्या कोई संख्या इसमें उभयनिष्ठ है जो दोनों में उपस्थित हो। तो देखिए ये तो 5 से छोटी संख्याएं हैं, ये 7 से बड़ी संख्याएं हैं, ये तो जस्ट अपोजिट हो गया कि ये छोटी संख्याएं हैं और ये बड़ी संख्याएं, ये बढ़ेंगी और ये घटेंगी। कभी भी ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो। तो ऐसा कोई भी अवयव इसमें उपस्थित नहीं जो इन दोनों शर्तों का पालन कर रहा हो, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा, फाई से इसको दर्शा देंगे, यानी कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। फिर देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है, बाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब देखिए समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये रेखाएं, जैसे ये कॉपी की जो लाइंस हैं, ये क्या है, समांतर हैं, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, चाहे आप इसको कहीं तक भी बढ़ाओ। अब देखिए उभयनिष्ठ बिंदु किसे कहते हैं, मान लीजिए ये कोई रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं, है ना। अब ये जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होता है जो इस रेखा में भी होता है और इस रेखा में भी होता है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो इस रेखा में भी है और इस रेखा में भी है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। लेकिन ये दोनों रेखाएं तो आपस में कभी काटेंगे ही नहीं, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो इसमें भी उपस्थित हो और इसमें भी हो, है ना। तो इसलिए इस समुच्चय में यही कंडीशन दी गई है कि इन दोनों समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, कोई ऐसा उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। इसको इसीलिए फाई से दर्शा दिए हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। तो पहला उदाहरण है,
वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो देखिए वर्ष के महीने कौन कौन से होते हैं, मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो वर्ष के महीने कितने होते हैं टोटल, 12 होते हैं, है ना। आप इसको क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। तो गिन लिए। तो परिमित समुच्चय का जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जिन समुच्चयों को आप गिन सकते हो, है ना, जो काउंटेबल हैं, वो क्या होते हैं, परिमित समुच्चय होते हैं, फाइनाइट सेट्स होते हैं। तो ये क्या है, गिन सकते हो इनको, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, परिमित समुच्चय होंगे। इनको गिन सकते हो ना, ये 12 होते हैं, ये 12 होते हैं, 12 महीने, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। फिर दूसरा है 1 2 3 और ऐसे डॉट डॉट कर दिया है। डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, ये अनंत तक जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता जाएगा लाखों करोड़ों तक। तो अब ये डॉट डॉट कर दिया तो इसको तो आप गिन नहीं सकते क्योंकि हजारों करोड़ों लाखों तक जाएगा, है ना। तो इसको आप नहीं गिन सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट सेट हो जाएगा, यानी कि अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, है ना। या फिर इसको इनफाइनाइट सेट बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर देखिए तीसरा वाला, देखिए तीसरे में क्या कहा गया है, 1 2 3 डॉट 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 99 100, है ना। यानी कि 1 से लेके 100 तक की यहाँ संख्याएं दी गई हैं। तो आप तो इसको गिन सकते हो ना, क्योंकि फर्स्ट भी दिया गया है और लास्ट भी दिया गया है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो आप इसको गिन सकते हो, 100 नंबर्स होंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, यानी कि परिमित समुच्चय हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्या कहा गया है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 100 से बड़े लेना है ना, यानी कि 101, 102, 103 इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो ये भी लाखों करोड़ों तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसको आप गिन नहीं सकते हो, कहाँ तक गिनोगे आप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अगले में कहा गया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं, देखिए पहली कंडीशन क्या दी गई है, 99 से छोटे हों, यानी कि 99 से छोटे पूर्णांक लेने हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, ये पूर्णांक हों। और तीसरी कंडीशन क्या है, ये अभाज्य भी हों। तो देखिए 99 से छोटा कौन सा सबसे पहले अभाज्य पूर्णांक आता है, 97, ठीक है। फिर उसके बाद 93, फिर इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। 1 भी क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 1 ही तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, अभाज्य पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। इसमें धनात्मक भी आएंगे और ऋणात्मक भी आएंगे। अब देखिए -1 भी अभाज्य संख्या है, -2 भी अभाज्य संख्या है, -3 भी अभाज्य संख्या है, और साथ ही साथ ये क्या है, पूर्णांक भी हैं और 99 से छोटे भी हैं। तो जिस तरह से ये प्लस में अनंत तक जाता है ऐसे, वैसे ही माइनस में भी अनंत तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि आप इसको गिन नहीं सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में ये बोला गया होता कि 99 से छोटे अभाज्य धनात्मक पूर्णांकों को लिखिए, तो धनात्मक अभाज्य पूर्णांक लेना होता तब हम 1 तक जाते। लेकिन चूंकि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक शब्द नहीं आए हैं, केवल अभाज्य पूर्णांक जो कि 99 से छोटे हों, तो अभाज्य पूर्णांक तो ऋणात्मक वाले भी होंगे, है ना। तो इसलिए ये अनंत तक जाएगा और ये अपरिमित हो जाएगा। अगर धनात्मक बोला होता तब ये परिमित हो जाता, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है ना। अब देखिए ये पहले में क्या कहा गया है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो पता होगा। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने एक ग्राफ खींचा ये, है ना, और एक ऐसे खींच दिया, तो इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को वाई अक्ष कहते हैं और इस वाले को एक्स अक्ष कहते हैं, है ना। अब एक्स अक्ष के समांतर यानी कि ऐसी रेखाएं जो कि एक्स अक्ष को कहीं भी ना काटें। जैसे मैंने ये खींच दिया, है ना, ये खींच दिए, तो ये क्या है, एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटेंगे। आप पटरी से अगर सीधा बनाएंगे ये सीधा हो जाएगा, है ना। तो ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटेंगे। तो इस तरह से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो, अनंत खींच सकते हो, और ऊपर खींच दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत रेखाएं खींच सकते हो आप। तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। जिस समुच्चय के अवयवों को गिन ना सकते हो उसको क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या कहा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर होते हैं, ए बी सी इसी तरह से जाता है, और एक्स वाई और जेड, है ना। तो इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ये सबको पता है, इसको आप गिन सकते हो, तभी तो बता रहे हो कि 26 अक्षर होते हैं। तो जिसको गिन सकते हो उसको क्या कहते हैं, परिमित। तो यानी कि ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए तीसरा वाला, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो
ऐसी संख्याएं लिखना है हमें जो 5 के गुणज, यानी कि 5 का गुणा करने पर आते हैं। यानी कि जैसे देखिए 5 है ना, 10, 15, 20, ये सब क्या है, 5 के गुणज है। 5 का गुणा करने पर ये सभी संख्याएं आती हैं। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं आएंगी, है ना, जैसे 25, 30, 35, 40, इस तरह से बढ़ता जाएगा तो अनंत संख्याएं होंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत संख्याएं जब हुई तो इनको हम गिन नहीं सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए चौथा वाला, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब आपको लग रहा होगा कि पृथ्वी पर इतने सारे जानवर रहते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भले ही आप नहीं गिन सकते हो, लेकिन पृथ्वी पर जो जानवर है वो तो निश्चित है ना कि कितने जानवर हैं। संख्याओं की तरह तो नहीं है कि अगर मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ऐसे अनंत तक, करोड़ों अरबों तक जाएगा। आखिर जो जानवर धरती पर उपस्थित हैं वो निश्चित हैं, भले ही उनकी संख्या अनगिनत हो, उनको आप गिन ना सकते हो, आप उसको गिनने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या है, निश्चित है। अगर आप गिनना चाहो, ऐसी कोई आपके पास जादुई शक्ति आ जाए कि आप उसको गिन सको, तो गिन सकते हो, है ना। ये सब काउंटेबल हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवर। तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, चौथा नंबर, परिमित समुच्चय। फिर देखिए अगला वाला, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु कौन सा होता है, जैसे ये ग्राफ हो गया और ये, तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, तो ये क्या कहलाता है, 0, 0, यानी कि मूल बिंदु कहलाता है ये। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है तो ये क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। अब इसमें क्या कहा गया है, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, यानी कि इस बिंदु से जो वृत्त होकर जाते हैं, तो जैसे एक वृत्त ये चला गया, एक वृत्त ये चला गया, एक वृत्त ये चला गया, इसी तरह से और आप बड़ा वृत्त बना सकते हो, है ना। ऐसे बनाते जाओ तो ये क्या है, अनंत वृत्त हो जाएंगे, जितने बड़े बड़े आप खींचोगे, है ना, तो ऐसे वृत्त होते जाएंगे, तो ये क्या हो गए, अनंत हो गए। जब अनंत हो गए तो अनंत जिसमें अवयव हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। तो यानी कि ये पांचवा वाला क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फोर्थ वाले में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। हमें बताना है कि क्या a b के बराबर है कि नहीं है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया था, तो आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। अब देखिए a बराबर b होने के लिए क्या होता है, जो दोनों समुच्चय दिए गए हैं उनके अवयव, यानी कि जो जो अवयव इसमें हो वही अवयव इसमें भी हो, और दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो। तो जैसे देखिए इसमें ए बी सी डी है ना, तो इसको गिन लेते हैं। ए इसमें है और इसमें भी ए उपस्थित है, इसमें बी है और इसमें भी बी उपस्थित है, इसमें सी है और इसमें भी सी उपस्थित है, और इसमें डी है, इसमें भी डी उपस्थित है, इसमें भी टोटल 4 अवयव, इसमें भी टोटल 4 अवयव, है ना। तो क्या है, दोनों में अवयव भी बराबर है और अवयवों की संख्या भी बराबर है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में। अब देखिए दूसरा वाला देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है, ए बराबर 4, 8, 12, 16 और बी बराबर 8, 4, 16, 18। तो देखिए 4 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है लेकिन इसमें 12 नहीं है, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, और इसमें 18 है लेकिन इसमें 18 नहीं है। तो क्या हुआ, इसके अवयवों की संख्या तो बराबर है, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, तो एक कंडीशन तो पूरी कर रहा है, लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें 12 है और इसमें 12 नहीं है, और इसमें 18 है लेकिन इसमें 18 नहीं है। तो ये क्या होगा, ए बराबर बी नहीं होगा, यानी कि ये इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, फिर देखिए अगला वाला, तीसरे में क्या कहा गया, 2, 4, 6, 8, 10, और इसमें क्या है, x समधन पूर्णांक है जो 10 से छोटा या बराबर है। तो समधन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़े सम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, और ये भी कहा गया है कि 10 से छोटा या 10 से बराबर है, तो यानी कि 10 तक हम जाएंगे और 10। ठीक है, अब इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, तो बी वाले का क्या आ गया, ये आ गया, और इसमें भी क्या है, यही है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो यानी कि ए बराबर हो गया बी के। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो गया, तीसरा नंबर भी बराबर हो गया। फिर देखिए चौथा है, x संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का गुणज यानी कि ऐसी संख्या है जो 10 का गुणा करने में प्राप्त होती हों, जैसे 10, 20, 30, 40, इस तरह से, है ना, बहुत सारी संख्याएं होंगी ऐसे। तो ए वाले में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 20, 30, 40, और बी में क्या दिया गया है, 10, 15, 20, 25, 30। तो देखिए 10 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 15 है, लेकिन इसमें 15 नहीं है, क्योंकि वो 10 का गुणा करने में 15 नहीं मिलता है ना। तो अवयवों की संख्या तो इसमें गिन नहीं सकते, क्योंकि ये डॉट डॉट कर दिया, अनंत तक है, लेकिन अवयव भी इसमें बराबर नहीं है ना।
इसमें क्या है 15 उपस्थित है, लेकिन इसमें 10 का गुणा करने पर 15 नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो गया, ए बराबर नहीं है बी के। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पांचवा वाला देख लेते हैं। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो देखिए इसमें ए बराबर क्या दिया गया है 2 3, ठीक है, और बी में क्या दिया गया है एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। अब ये समीकरण कैसे हल करते हैं वो आपने क्लास 10th में चैप्टर 2 में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको हल करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा -2 और -3, इसकी 2 वैल्यू आएंगी, है ना, x की। आप इसको हल कर लीजिएगा, तो क्या आएगा -2 और -3, तो ये किसका है, बी वाले का है ना, इस वाले का है। तो ए में क्या दिया गया है 2 3 और बी में क्या आ रहा है -2 -3, तो अवयवों की संख्या तो बराबर है, इसमें भी 2 अवयव, इसमें भी 2 अवयव, लेकिन इसमें क्या है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी कि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, ए बराबर नहीं होगा बी के। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे वाले में क्या कहा गया है, a बराबर x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो अगर हम इसको लिखें तो a बराबर क्या हो जाएगा, मैंने ये अक्षरों को लिखने वाला बताया था उदाहरण कि इसमें अक्षरों को रिपीट नहीं करते, जो एक बार अक्षर लिख देते हैं उसको एक ही बार लिखते हैं। तो f लिख दिए, फिर उसके बाद o आ रहा है तो o लिख दिए, फिर l लिखेंगे। अब चूंकि एक बार l को लिख चुके हैं तो अब इस वाले l को नहीं लिखेंगे, फिर o भी एक बार लिख चुके हैं तो इसलिए o भी नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे w। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें क्या कहा गया, नीचे वाले में वोल्फ का हमें लिखना है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्फ का लिखोगे तो इसमें तो सब एक ही एक है, WOLF। ठीक है, अब देखिए इसमें भी W है, इसमें भी W है, इसमें भी L, इसमें भी L, इसमें भी O, इसमें भी O, और इसमें भी F है और इसमें भी F है। 4 अवयव दोनों में हैं और दोनों में अवयव भी बराबर हैं, यानी कि WOLF इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये क्या होंगे, दोनों समुच्चय क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि A बराबर हो जाएगा B के। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो समान समुच्चय के लिए बस आपको ये देखना है किसके किसके अवयव बराबर हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये जी में क्या है 1 और -1, और ई में क्या है -1 और 1, तो ये क्या है दोनों बराबर हो गए, क्योंकि 1 -1 इसमें भी है और 1 -1 इसमें भी है। भले ही क्रम आगे पीछे है उससे मतलब नहीं है, केवल अवयव और अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, जी के। ये हो गया पहला। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा बराबर हो सकता है, जैसे देखिए डी वाला है 3 1 4 2, और बी वाले में भी क्या है 4 3 2 1, तो इसको भी अगर आप क्रम से सेट करो तो यही हो जाएगा। इस वाले को अगर आप क्रम से सेट करोगे तो 1 2 3 4 इसमें भी है और 1 2 3 4 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा डी के। ठीक है, ये भी आपसे बन गया होगा। फिर देखिए और क्या कोई दिख रहा है, देखिए इसमें 2 4 8 12 है, इसमें क्या है 4 8 12 14, तो ये दोनों तो बराबर होंगे नहीं। फिर इसमें 0A है, तो किसी और में 0A नहीं दिख रहा है, तो ये भी किसी के बराबर नहीं है। इसमें 0 1 है, तो 0 1 भी किसी में नहीं दिख रहा है, तो ये भी किसी के बराबर नहीं है, है ना। तो इसमें कौन कौन से बराबर होंगे, केवल 2 ही बराबर होंगे। एक तो हो जाएगा ये B बराबर D और दूसरा हो जाएगा E बराबर G, है ना। बस यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से ये प्रश्नावली भी ख़त्म हो गई। तो हो सकता है इस प्रश्नावली का वीडियो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा होगा तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आया होगा। इसलिए आप पहले उसको देख लीजिएगा तभी इसको देखिएगा, और ये ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए। अब अगर कोई क्वेश्चन कठिन है उसको मैं 1 से अधिक बार समझाऊं, उससे अच्छा है कि आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए। आप जितनी बार चाहो उतनी बार पीछे कर सकते हो, है ना। आपके हाथ में मोबाइल है तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो। तो आप एक बार 2 बार वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज ये प्रश्नावली 1.2 ख़त्म हो गई है। अब इसके अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 4 में उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, ये सब जो उदाहरण होते हैं, समुच्चय होते हैं, इनको सबको समझाऊंगा, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के बेस पे आप 1.3 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।